द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास। फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank you all for showering immense love to this podcast. This podcast stood second in the Anchor Spotlight podcast competition. And again, thank you everyone for supporting this much and letting this podcast go beyond 100k streams. Thank you so much. Here we start the part 3 of episode 11. भारत, सैनिक शक्ति। लगभग 13 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। भारत की सशस्त्र सेना में एक थल सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स, तटरक्षक यानी कोस्ट गार्ड जैसे बल विद्यमान हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। 1947 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से भारत ने ज्यादातर देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। 1950 के दशक में भारत ने दृढ़ता से अफ्रीका और एशिया में यूरोपीय कॉलोनियों की स्वतंत्रता का समर्थन किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक अग्रणी भूमिका निभाई। 1980 के दशक में भारत ने आमंत्रण पर 2 पड़ोसी देशों से संक्षिप्त सैन्य हस्तक्षेप किया, मतलब ब्रीफ मिलिट्री इंटरवेंशन किया। मालदीव्स, श्रीलंका और अन्य देशों में ऑपरेशन कैक्टस में भारतीय शांति सेना को भेजा गया। हालांकि भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ एक तनावपूर्ण संबंध बने रहे और दोनों देशों में 4 बार युद्ध 1947, 1965, 1971 और 1999 में हुए। कश्मीर विवाद इन युद्धों का प्रमुख कारण था, सिवाय 1971 के, जो कि तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में नागरिक अशांति के लिए किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध और पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के बाद भारत ने अपनी सैन्य और आर्थिक स्थिति का विकास करने का प्रयास किया। सोवियत यूनियन के साथ अच्छे संबंधों के कारण सन 1960 के दशक से सोवियत यूनियन भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा। आज रूस के साथ सामरिक संबंधों को जारी रखने के अलावा यानी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रखने के अलावा भारत इजराइल और फ्रांस के साथ रक्षा संबंध रखा हुआ है। हाल के वर्ष में भारत में क्षेत्रीय सहयोग यानी रीजनल कोऑपरेशन और वर्ल्ड बिजनेस यूनियन के लिए एक दक्षिण एशियाई एसोसिएशन में प्रभावशाली भूमिका निभाई है। 10,000 राष्ट्र सैन्य और पुलिस कर्मियों को 4 महाद्वीपों भर में 35 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सेवा प्रदान की है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशन में सर्विस प्रोवाइड की है। भारत भी विभिन्न बहुपक्षीय मंचों यानी वेरियस मल्टीलेटरल फोरम्स में, खासकर पूर्वी एशिया यानी ईस्ट एशिया समिट और G85 बैठक में एक सक्रिय भागीदार रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के विकासशील देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखा है। अब भारत एक लुक ईस्ट पॉलिसी में भी संयोग किया है। ये एशियन देशों के साथ अपनी भागीदारी को मजबूत बनाने के मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें जापान और दक्षिण कोरिया ने भी मदद किया है। ये विशेष रूप से आर्थिक निवेश और क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रयास है। 1974 में भारत अपनी पहले परमाणु हथियारों का प्रशिक्षण किया और आगे 1998 में भूमिगत परीक्षण किया। भूमिगत परीक्षण यानी कि अंडरग्राउंड टेस्ट, जिसके कारण भारत पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए। भारत के पास अब तरह तरह के परमाणु हथियार हैं। भारत अभी रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के विमान बना रहा है। हाल ही में भारत का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ आर्थिक, सामरिक और सैन्य सहयोग बढ़ गया है, यानी कि
India has economic, strategic, and military cooperation with the United States of America and the European Union. 2008 में भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच परमाणु समझौते हस्ताक्षर किए गए। हालांकि उस समय भारत के पास परमाणु हथियार था और परमाणु अप्रसार संधि APT के पक्ष में नहीं था। परमाणु अप्रसार संधि का मतलब है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NSG से अब छूट प्राप्त है। जो टेक्नोलॉजी और कॉमर्स पे पहले रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटा दिए गए हैं। भारत विश्व का छठा वास्तविक परमाणु हथियार राष्ट्र बन गया है। NSG छूट के बाद भारत भी रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा सहित देशों के साथ असैनिक परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने में सक्षम है। वित्त वर्ष 2014-15 के केंद्रीय अंतिम बजट में रक्षा आवंटन में 10% की बढ़ोतरी करते हुए यानी कि सिक्योरिटी अलॉटमेंट में 10% की एडिशन हुई, जो कि बढ़कर 224,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। और 2023-24 के डिफेंस बजट में ये थोड़े हाइक के बाद 5.94 लाख करोड़ हो चुका है। और एक बात ये भी कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वेपन इंपोर्टर है। 2014 में नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार ने मेक इन इंडिया के नाम से भारत में निर्माण अभियान की शुरुआत की और भारत के हथियार आयातक से निर्यातक बनाने के लक्ष्य की घोषणा की, यानी इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बनाने की घोषणा की। रक्षा निर्माण के द्वार निजी कंपनियों के लिए भी खोल दिए गए और भारत के कई उद्योग घराने ने बड़े पैमाने में इस क्षेत्र में पूंजी निवेश की योजनाएं घोषित की, यानी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग शुरू की। फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन ने अंबानी ग्रुप के साथ साझेदारी में रफेल लड़ाकू विमान तथा अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने टाटा ग्रुप के साथ साझेदारी लड़ाकू विमान F-16 का निर्माण भारत में प्रारंभ करने की अनाउंसमेंट की। अन्य प्रतिष्ठित समूह जैसे कि L&T, महिंद्रा, कल्याणी एटसेट्रा भी कई परियोजनाओं के निर्माण की पहल कर चुके हैं, जिनमें कैनन बोल्ट्स, गन्स, शिप्स, सबमरीन्स की मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। रूस के साथ कमोव हेलीकॉप्टर का निर्माण भी भारत में करने के लिए समझौता हुआ है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत 28 राज्यों तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। राज्यों की चुनी हुई स्वतंत्र सरकारें हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों पर केंद्र द्वारा नियुक्त प्रबंधन शासन करता है। हालांकि पौंडीचेरी और दिल्ली की लोकतांत्रिक सरकारें भी हैं। अंटार्कटिका और दक्षिण गंगोत्री और मैत्री पर भी भारत के वैज्ञानिक स्थल हैं, यद्यपि अभी तक कोई वास्तविक आधिपत्य यानी एक्चुअल डोमिनेंस स्थापित नहीं किया गया है। राज्यों के नाम उनके राजधानी के नाम के साथ: अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, उड़ीसा भुवनेश्वर, आंध्र प्रदेश अमरावती, कर्नाटक बेंगलोर, केरल तिरुवनंतपुरम, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, छत्तीसगढ़ रायपुर, झारखंड रांची, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, पश्चिम बंगाल कोलकाता, पंजाब चंडीगढ़, बिहार पटना, मणिपुर इम्फाल, मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मिजोरम आइजोल, मेघालय शिलोंग, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, श्रीनगर जम्मू, लद्दाख लेह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, दमन और दीव, दमन, दादरा और नागर हवेली, सिलवासा, पौंडीचेरी, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, कवरत्ती, दिल्ली, नई दिल्ली। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है तथा यह पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। 26 जनवरी 2020 को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब इसका पूरा नाम दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप है। भारत के बड़े शहर मुंबई, एरिया 603.4 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 1,26,91,836। दिल्ली, एरिया 1,484 स्क्वायर किलोमीटर्स, 1,484 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 1,92,79,086। बैंगलोर, एरिया 709 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 51,04,047। कोलकाता, एरिया 205 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 46,31,392। चेन्नई, एरिया 426 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 43,28,063। अहमदाबाद, एरिया 464 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 37,19,710। हैदराबाद, एरिया 650 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 35,97,816। पुणे, एरिया 331.3 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 29,35,744। सूरत, एरिया 326.5 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 28,94,504। कानपुर, एरिया 403.7 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 28,23,249। जयपुर, एरिया 484.6 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 27,11,758। लखनऊ, एरिया 2,528 स्क्वायर किलोमीटर्स, पॉपुलेशन 24,72,011। भाषाएं। भाषाओं के मामले में भारतवर्ष विश्व का समृद्धतम देशों में से एक है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और अंग्रेजी को सहायक भाषा का स्थान दिया गया है। संविधान के निर्माण के समय देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा और हिंदी अरबी अंकों को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को संघ केंद्र सरकार की कामकाज की भाषा बनाया गया था और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी के प्रचलन को बढ़ाकर उन्हें हिंदी भाषी राज्यों के समान स्तर तक आने तक के लिए 15 वर्षों तक अंग्रेजी के इस्तेमाल की इजाजत देते हुए इसे सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया था। संविधान के अनुसार यह व्यवस्था 1950 में समाप्त हो जाने वाली थी, लेकिन तमिलनाडु राज्य के हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन और हिंदी भाषी राज्यों राजनैतिक विरोध के परिणाम स्वरूप संसद ने इस व्यवस्था की समाप्ति को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। इस वजह से वर्तमान समय में केंद्रीय सरकार में काम हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में होते हैं और राज्यों में हिंदी अथवा अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में काम होता है। केंद्र और राज्यों और अंतरराज्यीय पत्र व्यवहार के लिए यानी कि यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स और इंटर स्टेट्स राइटिंग के लिए यदि कोई राज्य ऐसी मांग करे तो हिंदी और अंग्रेजी
दोनों भाषाओं का होना आवश्यक है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र भाषा का वर्णन नहीं करता, तो ये बात गलत है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। असल में हिंदी भारत की राजभाषा है और अंग्रेजी सहायक राजभाषा। भारतीय संविधान एक राष्ट्रभाषा का वर्णन नहीं करता। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संविधान की 8वीं अनुसूची में 20 अन्य भाषाओं का वर्णन है, जिन्हें भारत में आधिकारिक कामकाज में इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के अनुसार सरकार इन भाषाओं के विकास के लिए प्रयास करेगी और अधिकृत राजभाषा हिंदी को अधिक समृद्ध बनाने के लिए इन भाषाओं का उपयोग करेगी। 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाएं ये हैं: संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, नेपाली, मैथिली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, असम, ओडिया, कश्मीरी, मणिपुरी, कोंकणी, डोगरी, उर्दू, सिंधी और संथाली। आइए अब सुनते हैं राज्यवार भाषाओं की आधिकारिक स्थिति, मतलब स्टेट वाइज ऑफिशियल स्टेटस ऑफ लैंग्वेजेस। अरुणाचल प्रदेश अंग्रेजी, असम असमिया अंग्रेजी, अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं बांग्ला, आंध्र प्रदेश तेलुगु, दूसरी भाषा उर्दू, उत्तर प्रदेश हिंदी, दूसरी भाषा उर्दू, भोजपुरी, अवधी, संस्कृत, उत्तराखंड हिंदी, अन्य भाषा संस्कृत, ओडिशा ओडिया, कर्नाटक कन्नड़, केरल मलयालम अंग्रेजी, गुजरात गुजराती, गोवा कोंकणी, मराठी और इंग्लिश, छत्तीसगढ़ हिंदी, अन्य भाषा छत्तीसगढ़ी, जम्मू और कश्मीर उर्दू, अन्य भाषा अंग्रेजी, झारखंड हिंदी, अन्य भाषा संथाली, ओडिया और बांग्ला, तमिलनाडु तमिल, अन्य भाषा अंग्रेजी, तेलंगाना तेलुगु, अन्य भाषा उर्दू, त्रिपुरा बांग्ला और कोकरो बोरोक, नागालैंड अंग्रेजी, पंजाब पंजाबी, पश्चिम बंगाल बांग्ला, अन्य भाषा अंग्रेजी और नेपाली, बिहार हिंदी और अन्य भाषा उर्दू, अंगिका, भोजपुरी, बज्जिका और मैथिली, मणिपुर मणिपुरी और अन्य भाषा अंग्रेजी। मणिपुरी को मेइतेई या मेइतेई लोन भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, मिजोरम मिजो, मेघालय अंग्रेजी और गारो भाषा, राजस्थान हिंदी, सिक्किम नेपाली, हरियाणा हिंदी, अन्य भाषा पंजाबी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, अन्य भाषा अंग्रेजी। ये सारी भाषाओं की जो लिस्ट थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियली ऑथराइज्ड लैंग्वेज है। यहाँ पर हम रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑथराइज्ड लैंग्वेज एंड सेकेंडरी ऑथराइज्ड लैंग्वेज की बात है। So now let's put an end to this episode. This episode will be continued in the next part. Till then, stay connected. Feel proud to share the glorious history of India. Take good care of your health. See you soon. Keep listening to The History of India. Thank you for listening. Jai Hind.